नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पंजाब और हरियाणा के किसी भी कोने से आप 8 से 10 घंटे में दिल्ली पहुंच सकते हैं, लेकिन किसानों को दिल्ली के लिए निकले 144 घंटे हो गए, दिल्ली नहीं पहुंच सके। किसान अगर हर हाल में दिल्ली आना चाहते हैं तो सरकार भी किसी भी हाल में दिल्ली आने नहीं देना चाहती है। क्रेन से रखे जा रहे सीमेंट के इन बड़े बड़े बोल्डरों को देखकर अंदाजा हो जाना चाहिए कि सरकार कटीले बैरिकेड से लेकर सड़कों में गड्ढे खोद देने की आलोचना से पीछे नहीं हटी है। आज इसी तरह दिल्ली की सीमाओं को फिर से सख्त कर दिया गया। जैसे ही किसानों ने ऐलान किया कि अगर दिल्ली में नहीं घुसने दिया जाएगा तो वे भी दिल्ली में घुसने के रास्तों का घेराव करेंगे। रविवार को किसानों ने गृह मंत्री अमित शाह की बातचीत का प्रस्ताव ठुकरा दिया। कहा कि बातचीत से पहले ऐसी शर्त क्यों कि किसानों को पहले बुराड़ी में जमा होना होगा। किसानों को आशंका थी कि सरकार उन्हें बुराड़ी में जमा कर जेल में बदल देगी। उन्होंने कहा कि वे बुराड़ी पार्क नहीं जाएंगे और दिल्ली आने वाले सभी रास्तों का घेराव करेंगे। सोनीपत, रोहतक, जयपुर, गाजियाबाद, हापुड़ और मथुरा से दिल्ली आने के रास्तों को जाम कर दिया जाएगा। इसे देखते हुए रविवार शाम को सूत्रों के हवाले से खबर आई कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बैठक भी हुई है। सुबह होते ही किसान दिल्ली आने के रास्तों पर जमा होने लगे। प्रकाश पर्व उनका इसी तरह से बीता, अपने मुद्दों के लिए लड़ते हुए। 5 जून को केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई थी, जब देश में तालाबंदी थी, संसद नहीं चल रही थी। जैसे जैसे इस अध्यादेश के डिटेल किसानों तक पहुंचे, सवाल खड़े होने लगे। 20 जुलाई से पंजाब, हरियाणा और देश के अन्य हिस्सों में प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया, जो अक्टूबर तक चलता ही रहा। गोदी मीडिया की दीवार खड़ी कर दी गई ताकि इन प्रदर्शनों के बारे में आप तक जानकारी ना पहुंचे। यही वो समय था जब 2.5-3 महीने तक न्यूज चैनल सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ के नाम पर ड्रामा दिखा रहे थे। आज तक वो इंसाफ मिला नहीं। मीडिया ने भले न दिखाया हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पंजाब, हरियाणा में किसानों ने प्रदर्शन नहीं किया। ट्रैक्टर से रैलियां निकाली गईं, राजनीतिक दल की भी रैली हुई। मीडिया ने इन प्रदर्शनों की खबरों को लोगों तक पहुंचने से रोका और अब यह सवाल उठ रहे हैं कि पंजाब के किसान ही क्यों आंदोलन कर रहे हैं। अति तो तब हो गई जब उनके आंदोलन में खालिस्तान का एंगल देखा जाने लगा, जैसे नागरिकता विरोधी कानून के दौरान पाकिस्तान का एंगल देखा जाता था। मोहम्मद गजाली धीरे धीरे पंजाब के प्रदर्शनों की रिपोर्ट भेज रहे थे। जब 4 महीने तक वहां के प्रदर्शनों को अनदेखा किया गया, तब जाकर किसानों ने दिल्ली आने का ऐलान किया। वे 48 दिनों तक रेल की पटरियों पर भी बैठे, तब भी मीडिया ने कोई सुध नहीं ली। न सरकार ने। किसानों को सुशांत सिंह राजपूत के कवरेज का 0.5% कवरेज भी नहीं मिला। क्या सरकार गंभीर थी? सरकार की गंभीरता का आलम यह था कि नाराज किसानों से कहा गया कि वे पंजाब और हरियाणा की बीजेपी इकाई से बात करें। पार्टी के स्तर पर कमेटी बनाई गई, जिसका नतीजा नहीं निकला और निकलना भी नहीं था, क्योंकि पार्टी के नेता इसी लाइन पर बयान दे रहे थे कि किसान कंफ्यूज हैं, कानून नहीं बदलेगा, उन्हें अपने भले की समझ नहीं है, वगैरह वगैरह। कोई बरगला रहा है। किसान चाहते थे कि सरकार उनसे सीधे बात करे। देखिए, नंबर 1 बात, वो कमेटी अथॉराइज नहीं थी। हरियाणा का बीजेपी का अध्यक्ष कोई कमेटी बनाए, देश के लिए कमेटी बनाए, वो अथॉराइज नहीं है। और उसमें केवल हरियाणा के 3 MP हों और वो बात करना चाहे, वो तो बिल्कुल ही अथॉराइज नहीं है। लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि हम कृषि मंत्री से मीटिंग कराएंगे, तो हम गए थे। जब धर्मवीर जी जो MP हैं, उनकी कोठी पे गए, तो उन्होंने ये कहा कि बिल तो वापस नहीं होंगे। हमने कहा कि अगर बिल वापस नहीं होंगे तो हम बात करने किस लिए जाएं? हम बात करने जाएंगे नहीं, हमारा बात का बहिष्कार है। लेकिन एक बहुत बड़ा षड्यंत्र उस दिन ये था कि उन्होंने हमें तो अपनी कोठी पे बुला लिया और कुछ बीजेपी के दलालों को, जो किसान लीडर बनते हैं, उन दलालों को उन्होंने हरियाणा भवन में बुला लिया और उनसे बातचीत करके और सरकार के और उनके बीच में सहमति बन गई। ये उन्होंने प्लान कर लिया देश को धोखा देने के लिए।
किसान नेताओं का कहना है कि सरकार ने अपने स्तर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों से कोई बातचीत नहीं की और 17 सितंबर को लोकसभा और 20 सितंबर को राज्यसभा में यह विधेयक पास हो गया, कानून भी बन गया। कानून बन जाने के बाद जो पहला प्रस्ताव आया वो केंद्र सरकार के सचिवों से बातचीत का था। 24 अक्टूबर को होने वाली इस अफसर स्तर की बातचीत के प्रस्ताव को किसानों ने ठुकरा दिया, ये कहते हुए कि वे मंत्री से ही बात करेंगे। करीब 1.5 महीने बाद 13 नवंबर को किसान नेताओं की रेल मंत्री पीयूष गोयल, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य व उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश के साथ बातचीत होती है। किसान मंत्रियों के आश्वासन से संतुष्ट नहीं हुए। इस बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि किसान रेल पटरियों से हट जाएं। किसानों ने मालगाड़ी के लिए लाइन क्लियर कर दी। उसके बाद राज्य सरकार से एक बैठक के बाद पैसेंजर गाड़ियों की आवाजाही भी शुरू हो गई। जुलाई से लेकर नवंबर तक चले आंदोलन के बाद सरकार के स्तर पर सरकार माने जाने वाली मंत्री का पहली बार बयान आता है। 27 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह बातचीत का प्रस्ताव रखते हैं कि भारत सरकार आपसे चर्चा करने के लिए तैयार ही है। 3 दिसंबर को कृषि मंत्री जी ने आपको निमंत्रण पत्र भेजा है चर्चा के लिए और भारत सरकार आपकी हर समस्या और आपकी हर मांग पर विचार विमर्श करने के लिए तैयार है। और अगर किसान यूनियन चाहते हैं कि भारत सरकार जल्द बात करे, 3 तारीख के पहले इनसे बात करे, तो मेरा आप सभी को ये आश्वासन है कि जैसे ही आप लोग इसमें शिफ्ट हो जाते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड जगह पे अपने आंदोलन को शिफ्ट करते हैं और वहां पर आप अच्छी तरीके से सेट हो जाते हैं, दूसरे ही दिन भारत सरकार आपके साथ आपकी समस्या और मांगों के लिए बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन किसानों ने बातचीत का प्रस्ताव ठुकरा दिया कि पहले बुराड़ी में जमा होने की शर्त उन्हें मंजूर नहीं। किसान अपनी आशंकाओं को लेकर गंभीर थे। उनका कहना है कि प्राइवेट मार्केट से उनका कभी भला नहीं हुआ। मुकेश सिंह सेंगर की यह रिपोर्ट बताती है कि किसानों को यहां से जाने की जल्दी नहीं है, वे इस कानून के विरोध को अंजाम तक पहुंचाने आए हैं। जगह जगह किसान बैठे हुए हैं और एक खास बात यह है कि जो ये ट्रैक्टर लेकर आए हैं उनमें 2-2 महीने का राशन है। तो सड़क पर ही अलग अलग जगह पर अलग अलग ग्रुप का खाना भी बन रहा है। ये देखिए कि ये एक अलग ग्रुप है और खाना यहीं तैयार हो रहा है। ये सड़क पर जो ईंट है, ईंट के जरिए चूल्हा तैयार कर लिया गया है और रोटियां बन रही हैं। ये जुगाड़ ठीक है आपकी, ईंट लगा के? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खाना पूरा लेके आए हैं? खाना लेके 6 महीने का। अच्छा, 6 महीने खाना? 6 महीने का खाना। अच्छा भैया, क्या है, क्या तैयार कर रहे हैं आप? ਚਾਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਜੀ। चाय? हाँ जी हाँ जी तो पूरा दूध वगैरह लेके आए हैं? हाँ जी हाँ, ਪੂਰਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਉਰੇ अच्छा ਤੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। अच्छा ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा हाँ जी, तो कब तक का राशन आपके पास? 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा हाँ जी, बाकी आ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। खालसा हाँ एड जी। वगैरह बहुत हमारी हेल्प कर रहे हैं। वो सभी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हो गया और वो भी जो यहाँ के स्थानिक लोग हैं वो हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं। तो आप देखिए सड़क के दोनों तरफ आपको ऐसे ही हजारों की संख्या में ट्रैक्टर नजर आएंगे और इन्हीं ट्रैक्टरों में देखिए पूरा घर है। ये जो ट्रॉली है, ये ट्रॉली इतनी बड़ी है कि पूरा घर, इसमें पूरे ज़रूरत का सामान, कपड़े, सारी चीज़ें आपको राशन इसी ट्रॉली में मिलेंगी। आप देखिए कि मोबाइल चार्ज करने का साधन भी है और म्यूजिक सिस्टम है, सब कुछ इस ट्रॉली में। पंखा भी लगा हुआ है ऊपर। इस ट्रॉली में सब कुछ है और 6 महीने का राशन लेके आए हैं। 6 महीने का राशन। हाँ। खाने का सामान यहाँ पर आया है और ये जो सामान है, हजारों की संख्या में जो किसान यहाँ पर रुके हुए हैं उनके लिए खाने का सामान। भैया क्या सामान है इसमें? केले, केले। केले जी। अच्छा, बनाना। कितने ट्रक ला रहे हो आप? ये अभी एक ट्रक आया, एक ट्रक और आएगा। अच्छा, तो ये केले पहुँचे हैं और ये सामने गुरु का लंगर नाम दिया गया है, गुरु का लंगर है। और आप यहाँ देखिए दोपहर का भोजन है वो तैयार हो रहा है। सब्जियाँ, दाल, रोटी, ये सारा सामान यहाँ पर किसान ही तैयार कर रहे हैं। और देखिए कि बड़े बड़े कढ़ाहे यहाँ पर रखे हुए हैं और चाय, पानी, ये सारा जो सामान है वो यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर जो किसान हैं वो सब्जियाँ काट रहे हैं। आप देखें कि ये सब्जियाँ किसान काट रहे हैं और सामने महिलाएं भी बैठी हैं। माता जी, कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? लुधियाना जिला से। लुधियाना से। हाँ जी। कैसे पहुँचे यहाँ तक? ट्रैक्टर से आए? नहीं, ऐसी गड्डी से आए। अच्छा, तो आप लोग भी आंदोलन में हैं? हाँ जी, अच्छा, आंगनबाड़ी मुलाजिम यूनियन के मेंबर हैं।
कहाँ से आए हैं आप माता जी? ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ लुधियाना से। ਹਾਂਜੀ यहाँ तक कैसे पहुँचे आप? ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ गाड़ी करके आए हैं अच्छा। ਹਾਂਜੀ जथा बना के आए हैं जथा अच्छा। ਹਾਂਜੀ गांव के सभी स्त्रियां हम एक यूनियन के साथ भी जुड़े हैं अच्छा। और अभी किसानों में आए हैं समर्थन देने के लिए। अच्छा। सरकार कहती है कि एमएसपी और मंडियां खत्म नहीं की जा रही हैं, लेकिन हमने शुक्रवार के प्राइम टाइम में बताया था कि दिसंबर 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह चुकी हैं कि एपीएमसी मंडियों को खत्म कर देना चाहिए। नवंबर 2018 में नीति आयोग का बकायदा डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ है कि एमएसपी खत्म कर देनी चाहिए, उसकी जगह मिनिमम रिजर्व प्राइस शुरू करना चाहिए ताकि मंडियों में नीलामी हो सके। उसी की यह तस्वीर है जो खबरों में छपी थी। साथ ही यह भी कहा गया है कि सीएसीपी जो एमएसपी तय करती है उसे खत्म कर दिया जाए, उसकी जगह एक नया ट्रिब्यूनल लॉन्च कर देना चाहिए। आप दोनों ही खबरें इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। इन्हीं सब कारणों से किसान चाहते हैं कि सरकार कानून में लिख कर दे कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। अब आप 20 मई के टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा अमिताभ कांत का यह लेख पढ़िए। टाइटल ही है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, राज्य साहसिक सुधार कर रहे हैं, कभी ऐसा मौका नहीं आएगा, कर चलना चाहिए। और इस लेख में अमिताभ कांत जो बातें लिखते हैं वही बातें 5 जून के अध्यादेश में झलक जाती हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से लेकर मंडी से बाहर बेचने पर प्रतिबंध हटा देने की सारी बातें इसमें हैं। यानी आपदा में अवसर। ऐसा लगता है कि सब कुछ पहले से तैयार था, कोरोना संकट को अवसर के रूप में देखा गया। सरकार जो भी कहे, लेकिन सरकार के भीतर से जो आवाजें आ रही थीं वो बता रही थीं कि इन कानूनों की जरूरत सबसे पहले कौन महसूस कर रहा था। इन बातों में कभी यह नहीं झलका कि किसान संगठन इसकी मांग कर रहे हैं। किसान संगठन भी सरकार से यही पूछ रहे हैं कि किस किसान संगठन ने इसकी मांग की थी। न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाले आयोग की रिपोर्ट का भी जिक्र यहां जरूरी हो जाता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग सीएसीपी की 2020-21 की रिपोर्ट है कि पंजाब हरियाणा से धान की खरीद कम की जाए। पहले की रिपोर्ट में भी इस तरह के सुझाव आते रहे हैं। कारण बताया गया है कि धान की अति खेती से भूजल कम होता है, सरकार कम खरीदे। जिन राज्यों में जहां बोनस दिया जाता है वहां से भी खुला बाजार खरीद नीति की समीक्षा की जाए। सरकार 3/4 गेहूं खरीद लेती है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर इस क्षेत्र में नहीं आ पाता है। मतलब यही हुआ कि सरकार कम खरीदे ताकि प्राइवेट सेक्टर आए। लेकिन बिहार, यूपी, राजस्थान में गेहूं की सरकारी खरीद बढ़ाई जाए, यह भी कहा गया है। एक सुझाव और है, किसान तिलहन, दाल, मक्का वगैरह की खेती इसलिए भी नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता है। बाजार में जो कीमत मिलती है वो एमएसपी से बहुत कम होती है, इसलिए किसान इनकी खेती कम करता है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला आयोग मक्का, सोयाबीन, दलहन जैसी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की बात ही नहीं कर रहा है। यह भी कह रहा है कि सरकार खरीदेगी तभी किसान दूसरी फसल की खेती कम करेंगे, इसकी तरफ प्रोत्साहित होंगे। इस बार प्राइवेट मार्केट में आप कहीं से पता कीजिए, सोयाबीन, मक्का की कीमत बहुत कम मिली है। एक रिपोर्ट का जिक्र और करना चाहता हूं। दिसंबर 2018 में एक सर्वेक्षण किया गया, भारतीय रिजर्व बैंक की यह रिपोर्ट है। इसमें पाया गया कि 51% किसान मानते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य ही सबसे फायदेमंद है। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट है, लेकिन खेल देखिए, इस रिपोर्ट के नीचे लिखा है कि इसमें व्यक्त राय भारतीय रिजर्व बैंक की राय नहीं है, जबकि इसके सारे लेखक रिजर्व बैंक के से ही जुड़े हैं। सरकारी पैसे से सर्वेक्षण कराकर ये लोग निजी राय वाली रिपोर्ट लिखते हैं, वो भी सरकार के पैसे से छपी हुई रिपोर्ट में। फिर भी रिजर्व बैंक के अधिकारी निजी तौर पर मानते तो हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य होना चाहिए। हमारे साथ ये किसान जो हैं कई दिनों से यहाँ पर बैठे हैं। सबसे पहले आप बताइए कि आढ़ती जो होते हैं वो आप लोगों के लिए क्या रोल अदा करते हैं? जो आढ़ती और किसान है, आढ़ती और किसान का भाई साहब 9 और मास का रिश्ता है, 9 मास का रिश्ता है। अगर आढ़ती वर्ग खत्म हो जाता तो जी 9 और मास भी समझाइए कि क्या होता है। 9 मास ऐसे कि जैसे 9 के साथ मास होता है, ठीक है। ये नाता हमारा आढ़तियों के साथ। जो हम जिम्मेदार हैं, कोई 5 एकड़ वाला है, कोई 50 एकड़ वाला है। आढ़ती जो हमारे वास्ते खास हैं, जो जिम्मेदार को अतुर्त पैसा टके की जरूरत पड़ती है। बैंक वाला तो इतनी जल्दी लोन नहीं देता, लेकिन 2 रुपये सैकड़ा हमारे को ब्याज तो लगता है।
लेकिन रात के 12 बजे किसी लड़के को बच्चे को तकलीफ हो जाती है, किसी जिम्मेदार के माँ बाप बीमार हो जाता है, तो हम ऐसे आड़ती से रात को 12 बजे भी 1-2 लाख रुपये की जरूरत पड़ती हमारे को मिल जाता। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਟਣ ਤੱਕ ਆੜਤੀ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਬੀਜਣੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੇਹ ਖਾਦ ਪਾਉਣੀ, ਦਵਾਈ ਪਾਉਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਖਰਚਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆੜਤੀਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਇੰਨੇ ਸਖਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆੜਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਆੜਤੀ किसान दी रीढ़ दी हड्डी है, एक रीढ़ दी हड्डी है। छोटा किसान है जो भी 5 एकड़ का, उदाहरण की तरफ से 5 एकड़ या 3 एकड़ का किसान है, जो उसको एडवांस भी चाहिए खेती करने के लिए। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है या कोई बाहर का बड़े इनके घराने हैं जिनको ये आगे करना चाहते हैं, वो एडवांस पैसा नहीं देंगे। जो आज आड़तिया बोलते हैं जिसको हम, वो आड़ती, हाँ जी, वो आड़ती आज हमें पैसा दे रहे हैं। 10,000 की जरूरत है, 20,000 की जरूरत है, कोई रासायनिक खाद की जरूरत है, सब वो चीज दे रहा है। किसान इस बात को लेकर आशंकित है कि कॉरपोरेट के एजेंट से, मैनेजर से कैसे डील करेंगे। कोई विवाद होगा तो विधायक सांसद भी किनारा कर लेंगे। कंपनी का मामला है और सरकार की खास कंपनी है, उन्हीं कॉरपोरेट के अखबार और टीवी भी हैं, कहीं खबर तक नहीं छपेगी। आखिर सरकार ने क्या सोचकर उनके विवाद को सिविल कोर्ट के दायरे से बाहर रखा है। एसडीएम और डीएम की बनाई समिति को अधिकार दिया है इसे सुलझाने का। इसमें एक कानून बनाया है इन्होंने कि कोई भी पैन कार्ड वाला आदमी किसी भी किसान से फसल खरीद सकता है, लेकिन उसके अंदर एक शर्त जोड़ दिया है कि किसान अगर पेमेंट नहीं मिलेगी तो किसान मुकदमा नहीं कर सकता, एसडीएम के पास जाएगा। एसडीएम के पास हम नारायणगढ़ शुगर मिल अम्बाड़ा के किसान 20 दफ़ा जा चुके हैं अपनी पेमेंट के लिए, जो कि हमारी 60 करोड़ के करीब पेमेंट 2019-20 के सीजन की, यानी कि पिछले साल की बकाया है। आज तक तो हमें उन्होंने कोई पेमेंट दिलाई नहीं है। मंडी में खरीद के लिए भी किसान को सरकार से ही कई बार मोल भाव करना होता है, दबाव बनाना पड़ता है। किसानों का यह प्रभाव कॉरपोरेट के आने से चला जाएगा। कई बार किसान इसलिए भी आंदोलन करते हैं कि धान की खरीद के लिए नमी की मात्रा 17% से बढ़ाकर 33% कर दी जाए और एमएसपी होने से वो प्राइवेट एजेंट से बार्गेन करते हैं मोल भाव कि सरकार ने इतना तय किया है तो कम से कम इतना तो दो। सरकार तो सिर्फ नाम मात्र ही धान खरीदी है। 17 मोस्टर वाली को भी ये 22 मोस्टर की जीरी बताते हैं। ये सिर्फ किसानों को लूटने का एक नमी के नाम पर एक हथकंडा अपनाया जा रहा है और ये सीधा सीधा सरकार इसमें इसका रोल कर रही है। सरकार को, किसानों को लूट रही है सरकार नमी के नाम पे। हाँ जी, किसान को 1200-1300 रुपये से ऊपर जीरी कहीं नहीं बिकी। वो सिर्फ नमी के नाम कह के और हमारा पर्चा जे फार्म जो काटते हैं वो पूरे का काटते हैं। तो ओपन मार्केट में क्या होगा सबको मालूम है। देश के अलग अलग हिस्से में किसान वाजिब दाम के लिए आंदोलन कर रहे हैं, सरकार की तरफ देखते हैं, लेकिन इसके बाद भी प्रधानमंत्री को लगता है कि किसानों की शिकायतें गुमराह के आधार पर हैं, उन्हें भटकाया गया है, उन्हें झूठ उनके बीच फैलाया जा रहा है। बीते कुछ समय से हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं। हम अब देख रहे हैं कि अब विरोध का आधार फैसला नहीं बल्कि भ्रम फैलाकर, आशंकाएं फैलाकर फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, अब तो ये होने वाला है, उसको आधार बनाया जा रहा है। अपप्रचार किया जाता है कि भाई फैसला तो ठीक है लेकिन पता नहीं इससे आगे चलकर क्या क्या होगा, और फिर कहते हैं ऐसा होगा जो अभी हुआ ही नहीं है, जो कभी होगा ही नहीं, उसको लेकर समाज में भ्रम फैलाया जाता है। ऐतिहासिक कृषि सुधारों के मामले में भी जानबूझकर यही खेल खेला जा रहा है। प्रधानमंत्री की यह लाइन पहले दिन से रही है, सरकार की भी यही लाइन है और पार्टी की भी यही लाइन है बीजेपी की, कि जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें भरमा दिया गया है, उनकी आशंकाएं आधी अधूरी हैं, गलत तथ्यों पर आधारित हैं। ब्रेक के बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता से हम बात करेंगे इसके बारे में।
वो उनके मुंह में चढ़ गया है बिचौलिया, क्योंकि डिफेंस में बिचौलिया है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बिचौलिया है, हर ट्रेड एक्टिविटी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उसमें बिचौलिया रहता है। इसलिए उनको लगता है कि हर जगह बिचौलिया ही बिचौलिया है, तो ये भी झूठ बोल दिया कि बिचौलिया निकालने के लिए हमने कर दिया। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बलवीर सिंह राजीवाल, भारतीय किसान यूनियन के नेता। बलवीर सिंह जी, प्रधानमंत्री ने कहा है कि किसानों को भरमाया गया है, जो बातें अभी हुई नहीं है उन बातों को लेकर तरह तरह की आशंकाएं पैदा कर दी गई हैं उनके दिमाग में। जो कानून बनाया गया है सोच समझकर उनके फायदे के लिए बनाया गया है। क्या वाकई आप लोग किसी के कहने पर, जो हुआ नहीं है उसके आधार पर यहाँ आंदोलन करने चले आए हैं? रवीश जी, मुझे लगता है कि शायद बीजेपी की और प्रधानमंत्री जी का एक ही फार्मूला है, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, ताकि वो सच बन जाए। तो इसीलिए वो बार बार झूठ बोल रहे हैं। अफसोस होता कि देश का प्रधानमंत्री लोगों को झूठ बोल कर गुमराह कैसे करता है। देखिए, ये एक्ट को पढ़ लो जो उन्होंने अभी बनाया है, उसमें जो ये द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, इसको पढ़ो तो पता चल जाता है कि कैसे ये किसान के लिए नुकसानदेह है। तो प्रधानमंत्री जी 2-3 बातें कहते हैं कि हमने तो ये किसान के भले के लिए बनाया। 13 तारीख की मीटिंग में जब 3 मंत्री बैठे थे, रेलवे मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर और सोम प्रकाश जी, तो उस दिन मैंने सबसे पहले सवाल ये पूछा कि आपको किसी किसान ऑर्गेनाइजेशन ने या किसान ने ये भला करने के लिए मांग की थी कभी क्या? कोई जवाब नहीं। तो फिर अगली जो वो बात कहते हैं कि हमने जी किसान के लिए 1 नेशन 1 मार्केट बना दी, किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है। देखिए, मैं आई एम वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। 1974 में जोनल रिस्ट्रिक्शंस हुआ करती थी, फूड ग्रेन्स हम अपनी गेहूँ पंजाब से बाहर नहीं ले जा सकते थे। तो हमने एक एजिटेशन की, उसका नाम था जोन तोड़ू मोर्चा। और उसमें जब हम रोपड़ से नालागढ़ हिमाचल की तरफ 5 किलो गेहूँ लेके जाते थे तो पुलिस हमें गिरफ्तार करके वीट स्मगलिंग का केस बनाती थी। हम कोर्ट में एडमिट कर लेते थे, हमें 40 दिन सजा हो जाती थी। और उसके साथ ही जस्टिस कुलदीप सिंह जो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए, वो उस वक्त बार लॉ करके आए ही थे चंडीगढ़ में, उन्होंने प्रैक्टिस शुरू करी थी। तो हमने उनको वकील रख लिया और उन्होंने हाई कोर्ट में, एक पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक रिट डाल दी। उसका फैसला नवंबर 1976 में आ गया। वहाँ हाई कोर्ट ने कहा कि किसान जो अपने खेत में मिट्टी से मिट्टी होके फसल पैदा करता है, सरकार को कोई अधिकार नहीं उसके ऊपर कोई भी पाबंदी लगाने का। वो जब चाहे, जहाँ चाहे, जितनी मात्रा में चाहे देश के किसी भी हिस्से में अपनी फसल बेच सकता है, और आप उसको स्टॉकिस्ट भी नहीं कह सकते। इससे भी आगे गई बात, 1977 में जब केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बन गई तो पहला रेजोल्यूशन ये हुआ कि सारे देश का एक जोन होगा। हमारे लुधियाना से जथेदार जगदेव सिंह तलवंडी मेंबर पार्लियामेंट थे, अकाली दल के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बाहर निकलते ही हमारी यूनियन को बधाई दी कि आपका मोर्चा फतेह हो गया। उस दिन से बाद आज तक कोई कानूनी पाबंदी किसी किसान पे नहीं है। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं, अगर पाबंदी थी तो फिर बिहार से पैडी पंजाब में क्यों आती है? यूपी से पैडी क्यों पंजाब में आती है? कोई पाबंदी नहीं, इसीलिए आती है। बिहार का मक्का पंजाब में बिकता है, गेहूँ बिहार की, यूपी की, वो हरियाणा और पंजाब की मंडियों में बिकती है। पंजाब के जो किन्नू पैदा करते हैं वो देश के किसी भी कोने में बिकते हैं, कोई पाबंदी नहीं। और पंजाब के लोगों की जहाँ तक पहुँच है वो आज़ादपुर मंडी तक आते हैं। सारी पंजाब की सब्जियां जो हैं यहाँ आती हैं, कोई पाबंदी नहीं। हिमाचल जम्मू कश्मीर से सेब जाता है, कोई पाबंदी नहीं। महाराष्ट्र से केला, प्याज
और ये संतरा सारे देश में बिकता है, कोई पाबंदी नहीं। तो क्या आपने कौन सा नया काम किया? एक बात। दूसरी वो कहते हैं तो कि फिर हमने दिक्कत किस बात से है? बलवीर सिंह जी, आप कह रहे हैं कि कोई भी कहीं जाकर बेच सकता है, सरकार भी कह रही है कि यही तो हम भी कर रहे हैं, नहीं, तो समस्या क्या है? और जो राज्यों ने कई कानून बदले हैं उसमें भी प्राइवेट सेक्टर को अनुमति तो दी है, कुछ फसलों के मामले में, कुछ चीज़ों के भंडारण के मामले में, स्टोरेज के मामले में कानून बदल कर तो दिया ही है सरकार ने। नहीं, अगर बदले भी हैं तो एक रेगुलेटेड मार्केट के अंदर दिए हैं। एएमसी एक्ट, एपीएमसी एक्ट के बाहर किसी ने नहीं दिया। लेकिन हमारे यहाँ अब इसके साथ क्या होगा? वो कहते हैं वन नेशन वन मार्केट, हम कहते हैं वन नेशन टू मार्केट्स। देखिए, एक तो मंडी है एपीएमसी एक्ट के अंदर, जो एक्ट के अंदर काम करेंगे वो एक रजिस्टर्ड कमीशन एजेंट्स हैं, उनका सरकार के पास रिकॉर्ड रहता है कौन क्या काम करेगा। वो हमें एक फैसिलिटी देता है, जब किसान जाता है मंडी में तो उसकी ट्राली खाली करवाता है, उसकी सफाई करवाता है, उसका रेट लगवा के वज़न करवा के बैग्स में भरता है, वो स्टॉक ट्रांसफ़र करता है खरीद एजेंसी को, और उसके बाद उसकी पेमेंट सरकार से लेके किसान को देता है। अगर तो वो 1500 रुपये में खरीद के 1925 MSP या 1925 का बिल बनाए, फिर तो मान लिया कि वो बिचौलिया है। अगर वो 1925 का रेट तय हुआ और 1925 का बिल बना के 1925 ही किसान को देता है, तो वो तो सर्विस प्रोवाइडर है, उसके लिए उसने कमीशन ले लिया। हमने पूछा कि दरअसल बात यह है कि केंद्र सरकार को बिचौलिए से डील करना अच्छे से आता है, इसीलिए उनके मुंह में चढ़ गया है बिचौलिया, क्योंकि डिफेंस में बिचौलिया है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बिचौलिया है, हर ट्रेड एक्टिविटी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उसमें बिचौलिया रहता है। इसलिए उनको लगता है कि हर जगह बिचौलिया है, तो ये भी झूठ बोल दिया कि बिचौलिया निकालने के लिए हमने कर दिया। तो होगा क्या? देखिए, 2 मार्केट्स बन गई। पंजाब और हरियाणा का मार्केटिंग सिस्टम दुनिया में सबसे बेहतर है, और अब क्या होगा? 2 मार्केट्स बन गई। एक मार्केट बन गई जो एपीएमसी एक्ट के अंदर है, काम कर रही, एक वो ये जो नया एक्ट है उसके बाहर। जो बाहर है उसको सारी रियायतें देती हैं। आमतौर पे क्या होता है कि जो कॉरपोरेट हाउसेस कोई काम करते हैं तो पहले देखते हैं हमारा कंपटीटर तो कोई नहीं, अगर है तो उसे कैसे मार्केट से निकालना है, तो इसके लिए बजट रखते हैं। लेकिन हमारी सरकार ने तो टैक्स फ्री मार्केट कह के 1925 पे 164 रुपये टैक्स बनता है, उसको 164 रुपये अपने पास दे दिए। वो 64 रुपये मुझे देगा, मैं अपनी गेहूँ वहाँ फेंक दूंगा। जो सर्विस प्रोवाइडर बैठा है मंडी के अंदर, उसकी कैपेसिटी कितनी देर है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, इससे ज़्यादा वो जब उसके पास माल नहीं जाएगा बिकना, वो भाग जाएगा। तो जब ये बंद हो जाएगी मार्केट एपीएमसी की, तो बाहर जो बैठा है व्यापारी, जिसको अब सरकार ला रही है, तो वो मल्टीनेशनल कंपनीज होंगी, वो अपने गजों से नापेंगी, एक्सप्लॉइट करेंगी फुल्ली। तो एक बात। दूसरी, जो बाहर काम करेगा उसे किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं, आधार कार्ड से खरीद कर सकता है, पैन कार्ड से खरीद कर सकता है। अगर कोई पैन कार्ड से 4 गांव की सारी गेहूं खरीद के ले गया और वो पेमेंट नहीं करता, तो किसान के पास कोर्ट में जाने का कोई अधिकार नहीं, वो जाएगा लोकल एसडीएम के पास, और एसडीएम एक रिकंसिलिएशन बोर्ड बनाएगा। बोर्ड जिसकी सरकार है, अब कांग्रेस की सरकार है पंजाब में, कांग्रेस के लोगों का बोर्ड बनेगा, वो अपने ओपोनेंट्स को अरेस्ट करेंगे। जब अकालियों की सरकार होगी, वो अकालियों का बोर्ड बनाएंगे। तो उसके पास क्या है, वो रिकंसिलिएशन बोर्ड जो है वो समझौता कराने की कोशिश करेगा। समझौता होता नहीं तो एक रिपोर्ट दे देगा एसडीएम को, तो अगर उस पर सेटिस्फाई नहीं होता किसान, तो मैक्सिमम वो डीसी के पास जा सकता है। यही प्रोसेस वहाँ है। अगर फिर भी उसको पैसे नहीं मिलते तो आप कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट में आप जा ही नहीं सकते। और एक बड़ा कॉरपोरेट हाउस, उसके मुकाबले में एक 2 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ का किसान खड़ा कर दो, एसडीएम तो उसको कॉरपोरेट हाउस के सीईओ को सैल्यूट मारेगा, किसान को कौन पूछेगा? तो ना तो वो कोर्ट में जा सकता है, और एक अलग से मार्केट बन गई। एक और बात मैं रवीश जी बताऊं, पिछले साल सीएससीपी की 2 रिपोर्ट्स है, खरीफ और रबी सीजन की। दोनों रिपोर्ट्स में सीएससीपी रिकमेंड कर रहा है कि सरकार को इस व्यापार से बाहर आना चाहिए।
वो कहता है कि हमें 8.5% टैक्स देना पड़ता है पंजाब में, हरियाणा में 6.5%। हमें प्राइवेट प्लेयर को इनकरेज करना चाहिए इसको खरीद के लिए। एक और बड़ा अहम डॉक्यूमेंट है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की चिट्ठी जाती है चीफ मिनिस्टर्स को। पंजाब के चीफ मिनिस्टर को वो पूछते हैं कि अगर हम वीट और पैडी की खरीद बंद कर दें और उसमें जो प्राइवेट मार्केट में बेचने में घाटा पड़े किसान को, तो वो हम भावंतर स्कीम से कंपनसेट कर दें, उससे आपका क्या मत है? उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, वो अलग बात है। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, भारत सरकार ने 1500 करोड़ रुपया भावंतर स्कीम के लिए बजट में रखा है। ये 23 फसलों में है, सारे देश के लिए है। पंजाब के हिस्से क्या आएगा? मैक्सिमम 48-50 करोड़। अभी इस बार महाराष्ट्र में आज का रेट जो है वो 1500-1600 रुपये क्विंटल गेहूं का है, जबकि एमएसपी 1925 है। अगर 400 रुपये भी कम रह गया तो 130 लाख टन हमारे पास मार्केटेबल सरप्लस वीट है, तो 520 करोड़ हो गया। हमें भावंतर स्कीम में मिलेगा 48 करोड़, किसको कंपनसेट करेंगे? हमारे पास पैडी 180 लाख टन है, उसके लिए कहाँ से रकम आएगी? बलवीर सिंह जी, मेरा इसी पे एक सवाल है, इसी एमएसपी पे, कि हर डेटा यही कहता है कि जो आप लोग धान उगाते हैं, अगर देश के स्तर पर देखें तो 15-16% धान ही एमएसपी के तहत खरीदी जाती है ना? बाकी प्राइवेट सेक्टर में बिकती है। तो वैसे भी आपको एमएसपी का कोई लाभ नहीं है, तो फिर आप क्यों चाहते हैं कि एमएसपी को वहां पर लिख कर दिया जाए, जिस चीज का एक तरह से व्यवहारिक रूप से अस्तित्व ही नहीं है मार्केट में? देखिए रवीश जी, मैंने जैसे पहले कहा, पंजाब और हरियाणा 2 ही स्टेट्स हैं जिन्होंने मार्केटिंग सिस्टम डेवलप किया है। इसके बाहर किसी भी स्टेट ने मार्केटिंग सिस्टम डेवलप नहीं किया। इसीलिए अगर ये प्राइवेट प्लेयर बहुत अच्छे होते तो इसी साल 1000 रुपये क्विंटल में पहुंच बिहार के से पैडी पंजाब में क्यों गई? यहाँ तो ज़्यादा मिलने चाहिए थे। और यूपी से बड़ी लार्ज स्केल पे पैडी 1000 रुपये में पंजाब में गई, हरियाणा में गई, तो वहाँ रेट क्यों नहीं ज़्यादा मिला? तो रियलिटी ये है कि वहाँ पे मार्केटिंग सिस्टम डेवलप नहीं किया गया। हमारी मांग रही है कि देश में कम से कम 48,000 मंडियाँ पंजाब जैसी और बना दो, ताकि हर किसान को इसकी एमएसपी मिले। वो काम सरकार ने किया नहीं, नालायकी सरकार की है। किसान को इसीलिए एमएसपी नहीं मिल रही। जो 2 स्टेट्स ने डेवलप कर दिया मार्केटिंग सिस्टम, तो वहाँ उनको एमएसपी मिल रही है। तो ये किसान का तो कोई कसूर नहीं ना है, ये तो सरकार की गलती है, उसे डेवलप करनी चाहिए वैसी मंडी। तो मंडी डेवलप नहीं की, वहाँ पे किसी चीज़ के दाम नहीं। बिहार में तो एपीएमसी एक्ट भी 2006 में ख़त्म कर दिया गया था, तो बिहार के तो लोग बहुत अमीर हो गए होते, लेकिन वहाँ के किसान की आमदन घट गई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बलवीर सिंह राजेवाल साहब हमसे बात करने के लिए। हम आपसे आगे भी बात करते रहेंगे अलग अलग समस्याओं पर और विस्तार से, जैसे जैसे सवाल उठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार। धन्यवाद।